ऑब्जेक्ट रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स। आम लाइफ में एक्शन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। कोई एक्टिविटी कोई करे, किसी के साथ कोई एक्टिविटी करे, वो एक्शन कहलाता है। जवाब में वो जो जवाब देता है वो रिएक्शन। छोटे बच्चे के आप चुटकी मोड़ लें, वो एक्शन है। और जवाब में वो कुछ आपको बुरा भला कहे या आपको वो करे तो वो रिएक्शन कहलाती है। किसी को चलते हुए आपने मुंह से कोई गलत बात निकाल दी, वो एक्शन है। उसने जवाब में उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, वो रिएक्शन है। फिजिक्स में एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स को कहते हैं। ये भी फोर्स है एक्शन, और रिएक्शन भी फोर्स है। ये कोई चीज़, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लॉ का अभी तक लॉ शुरू नहीं हुआ। जैसे फोर्स, सेकेंड लॉ में क्या था कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स मोमेंटम, या व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। यहाँ पे लॉ शुरू नहीं हुआ। लॉ कब क्या होता है वो, जब वो ये बताए कि ये मोमेंटम जो चेंज हुआ है, ये या एक्सेलरेशन जो चेंज हुआ, ये किस पर डिपेंड करता है, वो जब हम बताते हैं तो वो लॉ बन जाता है, वो लॉ का हिस्सा है। जैसे फर्स्ट लॉ के अंदर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़, दे ट्राई टू रिमेन इन द सेम स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट। इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और पोजिशन ऑफ मोशन। यहाँ तक एक नॉर्मल चीज़ है, इनर्शिया। लॉ नहीं है यहाँ पे। जो भी चीज़ है वो अपनी पोजीशन को, अपने जो भी उसकी क्या नाम है स्टेट है, उसको रिटेन करने की कोशिश करती है। ये नॉर्मल चीज़ है, इसको इनर्शिया कहते हैं। प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी। लॉ कब आता है, तो हम ये बताएं ये इनर्शिया कब चेंज होगा। जब ये हिस्सा जुड़ेगा इससे तो ये लॉ बन जाएगा। तो फर्क समझ लीजिए। वो कहते हैं इनर्शिया डिफाइन करो, तो उसकी जगह लॉ डिफाइन मत कर बैठना। इनर्शिया इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी। और जब फर्स्ट लॉ के हैं तो खाली नेचुरल प्रॉपर्टी के हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ नॉट टू चेंज इस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, तो फिर ये लॉ नहीं है, ये अभी तक ये इनर्शिया की डेफिनेशन है। लॉ कब कहलाएगा, जब आप बताएंगे कि इफ एनीबॉडी इज इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ट्राई टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब इसके आगे अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब ये पार्ट ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट लॉ बन जाएगा। यानी इनर्शिया कब चेंज होता है, जब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगती है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, पहले फोर्स के एरिया करते थे, लेकिन बाद में उसको बढ़ाया गया कि एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए और अनबैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स का रिजल्ट जीरो होता है। बैलेंस कहते हैं इनका एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। इसी तरह सेकंड लॉ के अंदर जब आपने कहा कि व्हेनेवर फोर्स एक्ट इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इट्स एक्सीलरेशन, इन चेंज इन स्पीड, या इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, कोई भी बात कह सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। फोर्स लगेगी तो फर्स्ट लॉ में आ गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो गए, तो फर्स्ट लॉ कह रहा है, कोई नई बात नहीं है। लॉ कब कहलाएगा, जब हम ये बताएंगे कि ये एक्सीलरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये मोमेंटम चेंज हुआ ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जब हम ये चीज़ ऐड करेंगे तो सेकेंड लॉ बन जाएगा। ठीक है। Whenever we hit an object, we apply a force on an object. This is called action. ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है। उससे जो हमारे जवाब में फोर्स लगती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द क्या नाम है, ऑन द बॉडी हु हैज डन एक्शन, उस पर जब दोबारा फोर्स लगती है, जैसे दीवार पे फोर्स मुक्का मारे, तो आपने दीवार पे फोर्स लगाई है, लेकिन दीवार से आपके हाथ को भी तो चोट लग रही है, तो वो रिएक्शन है। यानी जो दूसरी चीज फोर्स लगाती है, इन दो में ये बड़ा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, लेकिन ध्यान से जो पहली चीज जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, और दूसरी से जो फोर्स लग रही है वो ये नॉर्मल चीज है। लॉ अभी शुरू नहीं हुआ। लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन। पहला पॉइंट कि जब भी एक्शन होगा रिएक्शन जरूर होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन, पहला पॉइंट। यानी ऑलवेज मतलब हमेशा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप अक्सर करते हैं, आपके दोस्तों में होता है कि क्लास में किसी बच्चे ने कोई बात कह दी, उससे तो चलेगा, दूसरे दिन आके उससे लड़ना है, या रिएक्शन दूसरे दिन हो रहा है। सोशल लाइफ में होता है ना, कोई बात समझ में नहीं आई, बाद में किसी ने कहा उसने तुझे बेवकूफ़ कहा था, अच्छा अभी जाके मैं बात करता हूँ। तो रिएक्शन उसी हमेशा रिएक्शन होगा।
और उसी वक्त होगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं. ये वो नहीं है इंसानों वाली बात कि किसी ने आपके एक हल्का सा चांटा मारा और आपने उसके 8-10 घूंसे मार दिए. पता चला एक्शन थोड़ा सा था और रिएक्शन जो है वो इतना बढ़ा के हो गया. यहाँ नहीं होता. लॉ, खुदा का कानून जो है वो ये है कि जितना एक्शन होगा उतनी ही रिएक्शन होगी. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये तो दूसरा पॉइंट है. अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स से लगाई है चीज पे, तो दूसरा भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा आपके ऊपर. और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अपोजिट बॉडीज. यानी एक्शन एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन उसके अपोजिट जो बॉडी है जिसने लगाया है. ये नहीं है एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एक पे हो और रिएक्शन दूसरे वाले पे हो रहा है, आगे वाले पे. जैसे आप फिल्म देखते हैं अक्सर ड्रामों के अंदर, क्या आगे वाले के आपने हल्का सा हाथ मारा, उसने फिर आगे वाले के मार दिया. ये नहीं होता. यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल. पहली बात, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मिला सकते हैं, पार्ट्स में करना चाहें पार्ट्स में. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन. पहला पार्ट मिला के करना चाहे. दूसरा पार्ट क्या है, एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. आप दोनों को मिला सकते हैं. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना दिया. अलग अलग कहना चाहे अलग अलग कहते हैं. मतलब कहने का इसमें 3 जो पॉइंट है. एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अपोज. नहीं, 2 डिफरेंट में गड़बड़ हो जाएगी. वो तो 2 डिफरेंट में हो गया कि मैं आपने किसी को मारा, उसने अगले वाले को मार दिया, वो डिफरेंट हो गया. एक्शन इस पे हुआ, रिएक्शन इनका रिएक्शन उसके ऊपर हो रहा है. एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन अपोजिट बॉडीज. यानी अगर मैं दीवार पे फोर्स लगाऊंगा तो जो रिएक्शन होगी इस फोर्स की, उसी वक्त वो मेरे हाथ पे होगी. चोट लगेगी मेरे हाथ पे. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये नहीं कि दीवार कहीं और फोर्स लगाएगी. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देयर ऑलवेज लगाना है, हमेशा होगा. ऑलवेज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एंड एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट मतलब इक्वल भी होंगे और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में. अगर एक्शन ईस्ट की डायरेक्शन में तो रिएक्शन वेस्ट की डायरेक्शन होगी, अपोजिट. एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, अब अक्सर लोग कहते हैं 2 डिफरेंट बॉडीज. इसकी जगह कहना चाहिए ऑन अपोजिट बॉडीज हु आर इन्वॉल्व इन एन इंटरेक्शन. जो इस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है उन पे लगेगी. एक्शन रिएक्शन क्या नाम है, एक्ट ऑन अपोजिट बॉडीज विच आर इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन. ये पॉइंट समझने का है. क्लियर हो गई बात? यह था आपका कौन सा लॉ, थर्ड लॉ. इस पे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. इनमें एप्लीकेशंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है. इनमें एक एप्लीकेशन ये है कि जब हम किसी गन से फायर करते हैं तो बुलेट पे फोर्स लगती है आगे की डायरेक्शन में, और गन जो है वो पीछे को फोर्स लगाती है हमारे कंधे के ऊपर. अगर गन सही ना लगी हुई हो, कंधे से अटैच ना हो, तो कभी कभी जो बड़ी गन्स होती हैं जिसे कहना चाहिए, उनसे अगर कोई अनाड़ी आदमी फायर कर दे तो बॉल उस पर जो लगेगी, बुलेट पे जो फोर्स लगेगी वो तो आगे को लगेगी, और जवाब में रिएक्शन से वो जो गन है वो पीछे को फोर्स लगाएगी. और अगर वो सही प्रॉपर वे में वो गन नहीं रखी अपने बॉडी के साथ तो वो जख्मी कर देगी आदमी को, क्योंकि जब वो टकराएगी पीछे से. तो इसलिए जब भी किसी बुलेट को फायर करते हैं तो गन से अपने सीने को टच करते हैं, उससे टच करके रखते हैं. अगर वो आप दूर से हटके पीछे हटेगी, गन आपकी थोड़ी दूर है और रिएक्शन हुई, वो गन पीछे को हटी तो वो यहाँ से आके हाथ में लगेगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी. कभी कभी वो भी हो जाते हैं, फ्रैक्चर भी हो जाता है. समझ में आई बात नहीं आई? आप ज़मीन पे चल रहे हैं, यहाँ भी एक्शन रिएक्शन है. आपका घोड़ा गाड़ी जो है वो आपको लेके चल रही है, वहाँ भी एक्शन रिएक्शन है. लेकिन यहाँ एक्शन रिएक्शन अक्सर लोग गलत समझते हैं. जब आप घोड़ा गाड़ी पे चलते हैं तो फोर्स, या घोड़ा है वो बग्गी को खींच रहा है, वहाँ भी एक्शन रिएक्शन है. तो एक्शन कहाँ हुआ बताओ मुझे, कोई तुम में से बता सकता है? जब घोड़ा बग्गी को खींचता है तो एक्शन कहाँ हुआ है? जमीन को पीछे पुश करता है. हाँ,
अक्सर लोग कहते हैं वो कहीं पे फोर्स लगा रहा है, बग्गी पे। नहीं, वो गलत है। वो घोड़ा जो फोर्स लगाता है वो जमीन पे लगाता है। समझ में आ गई बात? और रिएक्शन आर ऑलवेज दे आर इक्वल इन अपोजिट एंड ऑन द अपोजिट बॉडीज। तो जब एक्शन जमीन पे हुआ है तो रिएक्शन जमीन का होगा किस पे? बग्गी पे। रिएक्शन किस पे होगा? घोड़े पे होगा। तो घोड़ा आगे चलेगा, बग्गी उससे बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली जब घोड़ा आगे चलेगा तो बग्गी भी साथ चलेगी। आपके कंधे पे बैग पड़ा हुआ है, जब आप दौड़ेंगे तो बैग वहीं नहीं जाएगा? बैग आपके साथ साथ जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि वो आपके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो बग्गी उसके साथ। तो अब एक बात और बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घोड़ा जमीन पे किधर फोर्स लगा रहा है? किधर फोर्स लगा रहा है? सोचने को लगता है घोड़ा पीछे को फोर्स लगा रहा है और बग्गी जो है वो उसको आगे फोर्स, वो जमीन से जो फोर्स लगती है वो आगे को लगती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घोड़ा जो फोर्स लगाता है, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आप उसको थोड़ा सही कर ले। आप जिस लेवल पे आप जाना चाहेंगे उस लेवल पे हो सकता है दूसरा नहीं समझ पाए, तो आप इसको सही कर ले। घोड़ा जो फोर्स लगाता है वो डायगनली बैकवर्ड लगाता है, डायगनली, यानी ये जमीन है, डायगनली फोर्स लगा रहा है, ये डायगनल है। तो उस हिसाब से जो रिएक्शन होनी चाहिए वो डायगनली अपवर्ड होनी चाहिए, यानी बग्गी जो ऊपर जानी चाहिए। जाती है बग्गी ऊपर? नहीं जाती ना। जो फोर्स जो है वो पीछे को नहीं लगा रहा घोड़ा, याद रख लीजिए, वो डायगनली डाउनवर्ड लगा रहा है। और ये जो फोर्स, डायगनल फोर्स जो होती है, ये स्प्लिट हो जाती है अपने आप, क्या नाम है, अपवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो डायगोनल फोर्स लगी थी ये स्प्लिट हो गई, अपने आप स्प्लिट हो जाती है, फोर्स का कानून है। Whenever a force is diagonally force acting on an object, it split up in two components. and दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात समझ में आ गई है? तो किधर को? इधर को लगेगी, सॉरी, ये इधर को आ जाएगी। तो एक नीचे को और एक आगे को, इधर को लगेगी। तो one of the component, the force applied, the horse applied force on the earth in downward, in diagonally in downward direction. अब आप इस पे मत जाइए कि वो ब्रेकअप हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर शायद ना समझ पाए, दूसरे को समझाएंगे वो शायद ना समझ पाए। ये आप यूज करेंगे सही वर्ड कि when this force act, it split up into two components. One of this component is in forward direction. जो सॉरी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। जो घोड़ा नीचे को फोर्स लगा रहा है, एक जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द अर्थ। द रिएक्शन ऑफ दिस बैकवर्ड फोर्स वो फॉरवर्ड होती है। दिस कंपोनेंट विच इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अर्थ ऑल्सो अप्लाइज फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। वो भी दो कंपोनेंट में टूट जाती है, जो एक ऊपर को लगता है और एक आगे को लगता है। So one of the force which is applied by the earth on the cart is break up into two components. One is in upward direction. ये घोड़े के वेट, उसको बग्गी के वेट को बैलेंस करती है, ये बैलेंस करता है, बैलेंसिंग एक्ट है ये, जिसको वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट नीचे को लगता है और ये फोर्स उसको ऊपर को बैलेंस कर देती है। एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। दिस एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी घोड़े ने फोर्स लगाई। अब वन ऑफ द कंपोनेंट, आप इसको यूं कह सकते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द अर्थ इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे कहेंगे तो ज्यादा सही है। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द अर्थ इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जिसमें आपको लंबा चौड़ा समझाने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द कंपोनेंट बात सही है। आप जब 11-12 में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बात चुभेगी नहीं कि हमने तो ये सीख के आए थे कि घोड़ा पीछे को फोर्स लगा रहा है और ये कह रहा है डायगनली डाउनवर्ड लगा रहा है, तो आपको वहाँ पे बात चुभेगी नहीं, आपको लगेगा हाँ सही, तो हमने यही पहले भी पढ़ा था।
वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी दो कंपोनेंट होते हैं जब भी कोई फोर्स डायगनली लगती है उसके दो हिस्सों में टूट जाती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर फोर्स नीचे को लग रही है तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टल होगा। अब हॉरिजॉन्टल जिधर फोर्स लग रही है उस साइड पे होगा। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिएक्शन द अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द हॉर्स। ठीक है, अब इसको यहां पे आप रुक जाइए। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द कार्ट in which direction, acts on the horse in which direction, in forward direction, acts in which direction, forward direction, and thus horse moves in forward direction, and with the horse cart also moves. ठीक है, मैं फाइनल इसको कर रहा हूँ कि whenever force or the horse moves on the earth, it applies force on the earth in diagonally in backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन आप चलते हैं, आप इसी तरह चलते हैं, आप भी फोर्स जो है वो पीछे को लगाते हैं डायगनली, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द ह्यूमन बीइंग या हॉर्स जो भी है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इन विच डायरेक्शन? एज ए रिजल्ट द अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द हॉर्स, आदमी है तो ऑन द मैन, and one of the component of this force acts in forward direction. वो backward था, उसका opposite, thus due to this force the horse move in forward direction. दो आदमी है वो भी आगे को मूव करता है, फोर्स पीछे लगा रहा है किधर, डायगनली डाउनवर्ड, उसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ लग रहा है, खाली पीछे फोर्स नहीं लग रही, फोर्स तो जमीन को हम पीछे को दबाते हैं डायगनली। So one of the component of this force act in backward direction. As a reaction, the earth applies. अब इसको ब्रेक करके लिखेंगे आंसर। As a reaction, the force earth applies force on the earth, on the horse, on the, क्योंकि हॉर्स ही फोर्स लगा रहा है ना, तो जमीन अर्थ भी उसी पे फोर्स लगाएगी। एक्शन में रिएक्शन में इक्वल एंड अपोजिट है ना, एंड एक्ट ऑन द अपोजिट बॉडीज। तो जब अर्थ घोड़े ने फोर्स जो है वो जमीन पे लगाई है, तो जमीन फोर्स किस पे लगाएगी, वो भी घोड़े पे लगाएगी। बात समझ में आ गई? तो द ड्यू टू रिएक्शन अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द हॉर्स एंड वन ऑफ, यहाँ पे डिटेल में इसको ब्रेकअप मत कीजिए, इसको आप कीजिए वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप अपवर्ड और डाउनवर्ड के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि ज़मीन पे जो घोड़ा फोर्स लगा रहा है उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है, कंपोनेंट फोर्स लग रही है वर्टिकली डायगनली, सॉरी फोर्स इज एक्टिंग ऑन डायगनल डायरेक्शन, बट वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए, सीधा सीधा अर्थ अप्लाई फॉर द अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ डायगनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डाउन डायगनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। One of the component of this force acts break up, and one of the component of this force acts on the earth in backward direction, acts on the earth in backward direction। अभी और घोड़े की फोर्स से लग गई, उसका एक कंपोनेंट बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगता है। ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन अर्थ अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स। यहाँ पूरी डिटेल में मत जाए, रुक जाए। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ on the horse, one of the component of this force applied by the earth on the horse is in forward, one of the component is in forward direction। ठीक है, because of this component the horse moves forward, the horse moves forward, and with the horse cart also moves। जब हम चलते हैं हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही होता है, हम फोर्स डायगनली पीछे नीचे लगाते ऑन द अर्थ, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स ब्रेकअप एंड एक्ट्स ऑन द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन द अर्थ इन विच डायरेक्शन, अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन आवर बॉडी ड्यू टू रिएक्शन। इसको इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मत लिखिए, क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो
जब ये फोर्स जो है ये ऐसे डायगनली नीचे का, तो ये भी डायगनली ऊपर को हो गया, अपोजिट होती है ना, तो अपोजिट डायगनली बनता है, अपोजिट डायगनल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल तो नहीं बनता। वन ऑफ दिस फोर्स अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, यहां स्टॉप कर दें। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, यहां से इसको आगे चले, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस force acting by the earth on the human being is in forward direction, is in, due to that force which is in forward direction, the man moves in forward direction. इसी तरह जब आप जंप करते हैं कहां फोर्स लगाते हैं? ड्यूरिंग जंपिंग वेयर द फोर्स इज अप्लाइड? अर्थ पे, किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये ब्रेक नहीं हो रही, ड्यू टू रिएक्शन अर्थ अप्लाई फोर्स ऑन द ह्यूमन बीइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट द मैन जंप्स अप। उस फोर्स से क्या होता है? वो ऊपर को जंप करता है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ये इसका ये है टेक्निकल पॉइंट, आपको समझ में आ गया ये? हाँ पूछो। जैसे जब उसने वो डायगोनली अगर उसने बैकवर्ड अगर फोर्स लगाई थी और फिर वो पीछे तक कंफर्ट लेकर उसका पीछे आता है, तो वो घोड़ा पीछे क्यों नहीं? नहीं, एक मिनट रुको। घोड़ा ये पीछे को फोर्स लगाया ना, जमीन तो फिक्स है, जमीन अपनी जगह। अगर आपकी वो जमीन मूवेबल है, यानी जैसे रेत है, जब रेत पे आप फोर्स लगाएंगे वो पीछे को चली जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जो उस रिएक्शन जो होती है वो जब होगी जब आप जब मिट्टी होगी, कच्ची मिट्टी, उसमें जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फोर्स जो है आपकी बॉडी पे प्रॉपर वे में नहीं लग रही, क्योंकि वो पूरी मिट्टी पीछे को जा रही है नीचे को। तो नतीजा जो है वो, हाँ, आपकी बॉडी पे पूरी फोर्स नहीं लग रही है। पक्की ज़मीन जो होती है, जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ज़मीन पक्की है, तो ज़मीन नीचे नहीं जा रही। और ये लॉ है फोर्स का कि डायगनली फोर्स जो होती है वो हमेशा कितने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है? दो में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये लॉ है, समझ में आ गया? ये क्यों नहीं जा रहा है पीछे को? क्यों? क्योंकि ये ज़मीन जो है ना ये पक्की है। अगर आपका मतलब ये ज़मीन कच्ची होती तो आपका पैर पीछे को चले जाता। अब देखते नहीं, चलते हुए आदमी फिसल जाता है, वो पीछे कहाँ, उसके टांग किधर जाते हैं? वो पीछे को जाता है वो, क्योंकि ज़मीन केले का छिलका पड़ा है या कच्ची ज़मीन है, तो वो जब उस पर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ तो वो मूव करता है, उसके साथ हमारा जो पैर है वो भी मूव करता है। नतीजे ये होता है बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, पैर पीछे को चले जाते हैं, बॉडी ऊपर की बॉडी अपनी जगह रहती है, तो क्या हो जाता है? बैलेंस बिगड़ गया, हम आगे को गिर जाते हैं। बात समझ में आया ये? तो अगर ये कच्ची ज़मीन होगी तो ज़रूर का ज़रूर पैर पीछे को जाएगा, और जब पैर नीचे को जाएगा तो ऊपर की बॉडी जो है या तो वो बैलेंस करने के लिए वो भी नीचे को पीछे को जाएगी, या क्या करेगी? वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएंगे। लेकिन हाँ, आमतौर से पक्की ज़मीन पे चल रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक, तो बजाय ये कहने के अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये नहीं कहें अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ, बस इतना। डाउनवर्ड भी मत लिखें, अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ। लेकिन बात सही होनी चाहिए, अधूरी बात भी ऐसी नहीं होनी चाहिए उससे मीनिंग गलत निकल जाए। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स which is acting on the earth is in backward direction. Earth applies force on the earth. One of the component of this force is in backward direction. Due to reaction, earth applies force on the horse. जो कि horse की बात हो रही है, ठीक है? Due to reaction, reaction हो गया नहीं हो गया? Equal and opposite force on the horse. One of the component of this force, which is applied by earth on horse, is in forward direction, and because of that force we move. बात समझ में आई? अगर ये जो फॉरवर्ड फोर्स हम पे नहीं लगेगी तो हम आगे भी नहीं चल पाएंगे, हमारे पैर जो है वो पीछे को मूव करते चले जाएंगे जब तक रिएक्शन नहीं होगी हमारी बॉडी के ऊपर। और रिएक्शन कब होगी? जब हमारे पैर रुक जाएंगे, जहाँ पे आके फोर्स खत्म होगी, मिट्टी खत्म होगी,
जहाँ पे फोर्स हमारी बॉडी पे लगेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि रेत के ऊपर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर रिएक्शन हमारी बॉडी पे, जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से फोर्स तो उतनी ही लग रही है, लेकिन जो हमारी बॉडी पे जितना हिस्सा फोर्स का आ रहा है वो कम आ रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि हम उतनी तेजी से नहीं चल पाते। फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होती है हमेशा, लेकिन उसका कितना हिस्सा हमारी बॉडी पे लग रहा है, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वो कम फोर्स लगेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी हमारी कम फोर्स से मूव करेगी। इसी तरह रॉकेट का है, ये जो रॉकेट ऊपर जाता है वो क्या करता है? अच्छा, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से भी समझा सकते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रॉकेट किधर फोर्स लगाता है? वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट दिस ड्यू टू दिस फोर्स, क्योंकि रॉकेट जो है वो फ्री है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ज़मीन में फंसा हुआ नहीं है, वो अगर उस पर फोर्स लगेगी तो वो हिलेगा अपनी जगह से, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स रॉकेट मूव्स अपवर्ड। आप बैलून को देखते हैं, भरे हुए बैलून से जब हवा निकलती है तो इफ द एयर इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैलून इन लेफ्ट डायरेक्शन, बैलून मूव्स इन राइट डायरेक्शन। अगर हवा लेफ्ट को निकल रही है तो बैलून किधर मूव करेगा? राइट को। हवा नीचे को निकलेगी, बैलून किधर मूव करेगा? ऊपर को। सेम रीज़न कि द गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम बैलून अप्लाइज फोर्स ऑन द एयर प्रेजेंट इन एयर, ऑन द एयर इन लेफ्ट डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द बैलून इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट बैलून मूव्स इन फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप हवा बैलून को खोलेंगे तो हवा इधर को निकलेगी और बैलून आगे को जाएगा। नीचे को खोलेंगे तो हवा नीचे को लगेगी फोर्स और बैलून ऊपर को जाएगा। वहाँ भी यही एक्शन रिएक्शन हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपका काट वाला। इसमें अक्सर गलती करते हैं कि ज़मीन पे हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे को। बेसिकली आप पीछे को मत लिखिए, फर्स्ट फोर्स ज़मीन पे लगाई भाई इतना लिखें। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यह लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब आप हायर क्लास में 11 to 12 में जाके ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप यही पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको अजीब सा लगेगा कि माँ तो मैंने ये पढ़ा था बैकवर्ड और यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो अब उसको मिलाने के लिए कि दोनों में गलती ना हो कभी भी, कभी किसी स्टेज पे भी आप चले जाएँ तो आपको लगे कि मैं सही पढ़ के आया हूँ, तो आपको क्या कहना चाहिए कि द हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, और अगर डायगनली बैकवर्ड लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना लिखें अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स ऑन द अर्थ इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए आपको फॉरवर्ड वाली फोर्स चाहिए जो आपको आगे ले जा रही है। एज ए रिजल्ट अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द हॉर्स। बस यहाँ रुक जाएं। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट क्या कि the cart moves in forward direction। ऐसा कहेंगे